कहाँ से आया भाई इंस्पिरेशन आपको? शुभम कुमार सर जो हमारे कटिहार से हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, तो उससे मुझे मेजर बूस्ट मिला। इंटरव्यू और प्रीलिम्स और मेंस, इन तीनों में सबसे टफेस्ट स्टेज कौन सी लगी आपको? एलिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सर प्रीलिम्स है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स इन मेंस? सर आंसर राइटिंग आपको 2 फ्रंट पे हेल्प करता है। Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today we have with us Aniket Ranjan, who secured All India rank 857, and he is here to share his own thoughts on his own preparation journey. Welcome Animesh, congratulations. थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है, कैसे डिस्क्राइब करोगे अपनी इस सफलता को, अपनी सक्सेस को? क्या क्या अपने उतार चढ़ाव देखे अपने इस प्रिपरेशन की जर्नी में? इफ़ यू वांट टू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस। सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और ये पहली बार सर मेरा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेज क्लियर हुआ। वंडरफुल। पहले 2 प्रयास में सर मैं डिसहार्टेंड हुआ, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। एंड इस बार हुआ। काफ़ी मिस्टेक्स मैंने एनालाइज किए। मैं पहले 2 अटेम्प्ट में क्या कर रहा था, प्रीलिम्स में मैं काफ़ी चीज़ों को, जैसे बेसिक सोर्सेज है उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहा था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जिसको एनालाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का, जो यूपीएससी और सारे एग्ज़ाम्स लेती है उनको भी एनालाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। और वो चीज़ों को मैंने रेक्टिफाई किया। सर आपसे भी मैं मिला था एंड आपने भी काफ़ी गाइडेंस मुझे अलग अलग स्टेजेस पे दिए थे कि इस जगह पे ऐसे काम करना है, तो वो मुझे सर लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहा है सर। ओके, तो तुम्हारा बेसिकली दिस थर्ड अटेम्प्ट, इन दिस यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड द अर्ली 2 अटेम्प्ट्स यू कुड नॉट इवन क्वालिफाई यस सर। प्रीलिम्स। यस सर। सो मतलब काफ़ी उतार और चढ़ाव रहे, है ना? डेफिनेटली सर। काफ़ी तुमने निराशा भी देखी और अब तुमने अपना बहुत खुशी का भी वो देख रहे हो। यस सर। सो कितना हाउ यू नो मैनेज दीज इमोशंस, हाउ यू मैनेज्ड अर्लियर एंड हाउ यू आर मैनेजिंग presently the emotions of you can say being disheartened and this emotion of being in a joy state of joy. यस सर, एक्चुअली हम लोग सिविल सर्विसेज में एथिक्स का भी पेपर पढ़ते हैं एंड एंथ्रोपोलॉजी इज़ ऑल्सो माई ऑप्शनल। तो उसमें काफ़ी थिंकर्स को भी पढ़ते हैं। तो सर उसमें पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। स्थित प्रज्ञ हम लोग पढ़ते हैं, इक्वानिमिटी। तो पढ़ते पढ़ते ये होता है कि सर वो चीज़ें लाइफ में भी रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और सर मैंने जैसे आपसे भी बात की थी, तो आपने मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी थी कि इंसान के पास जो नहीं है उसके पीछे ज़्यादा भागता है, और जो है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो 70-80% चीज़ है उसको ही मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो 20% नहीं है उसको देखा जाएगा अगर जो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जितना हुआ 70-80% मैंने खुद पे अप्लाई करने की कोशिश की। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग 100% तो नहीं हो सकते हैं। सो सर इसी तरीके से इमोशंस को कंट्रोल किया। एथिक्स में सर इमोशनल इंटेलिजेंट भी पढ़ते हैं, तो वो सारे जो यूपीएससी का पेपर्स है सर, वो लाइफ को भी काफ़ी सिखाता है सर। Wonderful, wonderful. So you just don't read, you internalize the things. Yes sir. And you basically apply everything in your life. Yes sir. So anthropology से आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपने internalize किया, और how you have utilized anthropology in your life? सर एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे 2021 में सर मैं उसके सामने इनकाउंटर हुआ था, जब शुभम कुमार सर जो हमारे बाका कटिहार से ही थे, बिहार से, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई थी। उसके पहले अक्षत जैन सर थे, उन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजी से किया था। तो उनसे सुना, उनको देखा, तो चीज़ें समझ में आई कि एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत यूनिक और न्यू सब्जेक्ट है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। तो उसमें फिर जाना कि इसमें ट्राइबल्स के बारे में पढ़ते हैं, और जब उसके बारे में और डीप डाउन रिसर्च किया तो पता चला कि इसमें कल्चरल रिलेटिविज़म नाम का चीज़ होता है और इथनोसेंट्रिज्म नाम का चीज़ होता है। तो लाइफ में हम लोग जो है अपने पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी ने मुझे ये सिखाया कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना है।
और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एटलीस्ट 50-60% खुद में इंटरनलाइज कर पा रहा हूँ कि खुद को भी दूसरे के नज़रिए से देखा जाए, तो ताकि अपनी क्रिटिक भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ें थी सर। एंड एक लेवी स्ट्रॉस हैं सर, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से हैं, तो वो तो आमतौर पे लोगों को समझ नहीं आते हैं, लेकिन उनकी एक चीज़ है कि बाइनरी अपोजिट करके उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जिसमें कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दे आर लाइक अपोजिट्स टू ईच अदर। अभी मैं रिज़ल्ट का भी वेट कर रहा था सर, तो उसमें भी यस और नो ही था, या तो होगा नहीं होगा, वो भी बाइनरी अपोजिट का चीज़ है। सो एंथ्रोपोलॉजी सर इस तरीके से मुझे हेल्प किया है सर। वंडरफुल। सो अनिकेत कह रहे हैं कि लेवी स्ट्रॉस बात करते हैं इन एंथ्रोपोलॉजी, ही इज बिलोंगिंग टू अ स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, and what Levi Strauss says that our mind at the level of unconscious think in binary opposites, that's 0 and 1, that's you can say yes or no. So when he was waiting for the result, he says he was feeling either it would be a yes or it would be a no. So how beautifully he integrated a thought, anthropological thought, with his own life, right? Naturally we'll ask more questions about anthropology, but first let's understand that what motivated Aniket towards UPSC. कहाँ से आया भाई इंस्पिरेशन आपको? सर जैसे कि मैं बांका बिहार से सर बिलोंग करता हूँ, और वहाँ सर यही होता है कि 12वीं के बाद क्या करना है, तो आमतौर पे ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं। तो मेरा भी यही था सर कि ख्वाब कि IIT में जाना है। बट 12th का सर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो IIT का एग्ज़ाम दिया, तो क्लियर मेरा IIT नहीं हुआ, JEE एडवांस्ड। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन होता है UPSC का 2018-19 में। पहले से भी पता था, लेकिन उसमें और थोड़ा समझ हुई कि सिविल सर्विसेज होता है। ये हुआ है कि IIT से भी थोड़ा सा आगे एक स्टेप है, कर सकते हैं। तो फिर तो उस समय मैंने सिंपल ग्रेजुएशन करने का सोचा। मैं सर रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया। एंड तब तक मैं सर शुभम कुमार सर जो हमारे कटिहार से हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, तो उससे मुझे मेजर बूस्ट मिला कि कोई हमारे ही आसपास के ज़िला के हैं एंड उन्होंने क्लियर किया है। तो वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट रहा था सर कि मैं और इफ़ेक्टिवली सिविल सर्विसेज में काम करूं। Okay, wonderful. Yes sir. So basically, a failure, a loss basically motivated you towards UPSC. Yes sir. So हमें एक मैसेज मिलता है इससे कि अगर कोई इंसान एक जगह असफल हो जाता है, Yes sir. तो वो असफलता आपका पूरा जीवन निर्धारित नहीं कर रही है। जी सर। You can find motivation from your failures and you can learn and grow from there, Yes sir. right? You can go further higher, I would say. Yes sir. है ना? So you have taken that motivation from your own, you can say, failure in this IIT exam. Yes sir. So those who are watching, right, and those who will watch it further, so they can take this inspiration from Aniket कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह फेल हो जाते हैं तो आप हर जगह पे, right? He had taken head on, और आज ये सिविल सर्विसेज में सफल हुए, और नेचुरली ही विल डू मच बेटर इन हिज लाइफ ऑल्सो. So wonderful, Aniket. Your you, sir. thoughts are very inspiring. Even you are inspiring your own teachers, right? That's very good. So third question I would want to ask from you. What was your preparation strategy for this exam? And we'll ask this preparation strategy step by step. Prelims में क्या था आपका, है ना? Mains में क्या था, और interview में क्या था? So first, can you tell your colleagues, your younger self, ठीक है, जो कि कल प्रिपेयर करेंगे, कि आपने प्रीलिम्स में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या एडवाइस देना चाहोगे, राइट? मेंस में क्या किया, क्या नहीं किया, और इंटरव्यू में भी. सो प्रीलिम्स से बात करना शुरू करते हैं. सर प्रीलिम्स में तो मैंने 2 अटेम्प्ट्स में अपने बेसिक सोर्सेस जो हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक के जो भी बेसिक सोर्सेस हैं, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था. रिवीजन नहीं हुई थी तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी पेपर देने में भी, एंड याद नहीं आती ये चीज़ें. तो ये गलती मुझे पता चला 2 अटेम्प्ट्स में मेरे से गलती हुई.
दूसरा जो है, अब यूपीएससी का पेपर जो है जैसे 24 का पेपर कह रहे थे काफ़ी लोग आसान है, बट दैट वाज नॉट, उतना भी आसान नहीं था। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज के साथ, चीज़ों के साथ खेलती है। तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनके ऑप्शंस हैं, तो जितने भी साल के लोग कर पाएँ, है ना, 2015 तक भी करें या 5 तक करें, जितना ही कर सकते हैं, जो ऑप्शंस हैं उनके वो रिपीट होते ही रहेंगे, है ना। तो वो चीज़ को सर मैंने काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ किया, हर एक ऑप्शंस को थोड़ा गूगल किया, उसके विकिपीडिया पे मैं गया, तो 2-4 लाइनें मैंने उसको देखी और इससे काफ़ी मेजर बूस्ट हुआ। और यही सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में डिसाइडिंग फैक्टर है। एंड साथ ही साथ जो मॉक्स होते हैं, ओपन मॉक्स होते हैं, वो देना। नेक्स्ट आईएएस में अनुभव था, तो वो भी मैंने दिया था। एंड उसमें जो मार्क्स आते हैं, उसमें जब आप रेक्टिफाई करते हैं अपने चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट सीखना एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में। आमतौर पे जो हमारे दिल्ली बेल्ट में रहते हैं तो काफ़ी गर्मी रहती है, तो सिमुलेट कर पाना उस गर्मी को, आई थिंक लास्ट ईयर 16 जून को था, तो समर सॉल्स्टाइस के पास हम लोग थे सर। तो वो आई थिंक क्वेश्चन भी आ गया था समर सॉल्स्टाइस का। तो वो सब सिनेरियोज़ में भी करना काफ़ी होता है सर, क्योंकि वो सबको भी मैंने सिमुलेट किया था एग्ज़ाम्स दे करके। एंड ये प्रीलिम्स का होता है सर कि बेसिक एंड पीवाईक्यूज़ के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना। ओके, सो आप कहना चाह रहे हो, एक तो आपने फोकस किया रिवीजन पे प्रॉपर, यस सर। दूसरा आपने पीवाईक्यू को बहुत ही शिद्दत से किया, यस सर। और तीसरा आपने जो साइमुलेशन टेस्ट होते हैं उनको Yes, sir. अच्छे से किया। एंड फोर्थ थिंग दैट यू वांट टू से इज that you basically conditioned your body also in accordance with the environmental conditions, Yes, so sir. that you don't get heat stroke, you don't get Yes, sick sir. also. Very good. One more thing that also aligns with your hobby, that you say the strength training is, Yes, right? sir. So your strength training is also, I think, is to make you capable to deal with any kind of external situations. यस सर। सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेफिनेटली मुझे ना केवल फिजिकल फिटनेस देता है सर, मेंटली भी मुझे बहुत काफ़ी रिलैक्स रखता है। मैं सर आपसे ही मैंने पढ़ा था, एंथ्रोपोलॉजी हमारा ऑप्शनल है सर, तो उसमें हम जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारी मसल्स जो है लेटर एजेस में जो है वो वीक होने लगती हैं। एंड अगर हम अच्छे से फिट नहीं रहेंगे तो खाना अच्छा नहीं खाएंगे, एंड तो फिर वो डिजीज़ेज़ एंड बीमारियां आते हैं। तो मैं तो सर यहाँ एज अ स्टूडेंट रहता था, खुद ही खाना खाता था, तो तभी सर वहाँ से भी मुझे ये सब्जेक्ट से भी मुझे समझ में आई चीज़ों को, काफ़ी मैंने रिसर्च भी किया। एंड मुझे ये पता चला कि 1 घंटा तो एटलीस्ट हमें अपने शरीर को देना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे कुछ भी करें, योगा करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद आई, तो मैं सर उसको करता हूँ सर। तो वो आपको गर्मी को डील करने में भी हेल्प करता है, और Yes, जो sir. कि गर्मी में ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता यस है, सर। तो प्रीलिम्स में आपको काफ़ी हेल्प होती है चीज़ों से। बिल्कुल, yes, वेरी sir. गुड। सो प्रीलिम्स में बेसिकली जो भी हमारे यंग यू कैन से स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर देंगे, सो पीवाईक्यू पे यू कैन फोकस अ लॉट। वंडरफुल अनिकेत। Yes, sir. सो मेंस के लिए कुछ और बताओगे, मेंस में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, एंड हाउ वुड यू एडवाइज योर यंग? सर मेंस में तो ये पता है कि डिसाइडिंग फैक्टर आपको रैंक अगर आना है तो एसए, एथिक्स एंड ऑप्शनल ये है जो कि हम कर सकते हैं। जीएस में आई थिंक 1-3 में उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल पाते, 2 में मिलते हैं। तो मेरा ये सिंपल था कि मैं जीएस 1, 2, 3 में जो बेसिक एवरेज चीज़ें होती हैं उतना कर पाऊँ, बेयर मिनिमम चीज़ें उसमें हो जाएं। तो जो मेरे बेसिक सोर्सेज थे, जो मेरे नोट्स बनाए थे सिलेबस की चीज़ों को देख देख के एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था, उसको पढ़ा था। एंड टेस्ट जो लगाता था तो उसमें भी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती थी। एंड एंथ्रोपोलॉजी के लिए सर तो मैं आपसे मिला था, एंड उसमें भी सर आपने काफ़ी क्लासेस वगैरह ली थी, तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी आपने काफ़ी चीज़ें बताई सर, वो भी आ चुके थे पेपर में, तो वो काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल रहा। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी जहाँ से पूछ लेती है
उसको सर क्योंकि एनालाइज करके पता चलता है कि ये क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल हैं, आने वाले हैं, तो उस पर काफ़ी फोकस किया था एंथ्रोपोलॉजी में। होपफुली कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गए सर, एंड ऐसे किया था। एंड एथिक्स में सर जो सिंपल था कि उसमें जो चीज़ें थी, डायनामिज्म बढ़ रहा था क्योंकि इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए उसमें। तो उसके लिए सर मैंने यही किया था कि टॉपर्स कॉपी जो थी, श्रुति शर्मा मैम हैं एंड काफ़ी टॉपर्स थे, गरिमा लोहिया मैम, तो इनके अच्छे मार्क्स आए थे, इवन आदित्य श्रीवास्तव सर के भी आए थे। तो उनके कॉपीज़ में देखे, कीवर्ड्स मैंने ढूंढे, उनके एग्जांपल्स को भी थोड़ा नोट डाउन मैंने किया था, कुछ कुछ सारे तो नहीं कर पाया था लेकिन जितना बेस्ट पॉसिबल था उसको किया और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। एंड शायद लगता है कि वहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी हुई होंगी। तो सर ऐसा ही था। तो रिवीजन इज़ द की, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे आप इंटरनलाइज करेंगे चीज़ों को, एंड तब फिर वहाँ अच्छे से भी लिख पाएंगे, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना टाइम पे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। राइट। यस सर। सो मेंस में आपका बेसिकली फोकस तीन उन पे थे, तीन एरियाज पे। एक आपका ethics, essay और optional. Yes sir. And the rest 3 you have prepared quite decent. Yes sir. Normal जो लोग prepare करते हैं. Yes sir. तो आपने इसमें पढ़ाई, I would say revision एक चीज़ होगा. Yes sir. Answer writing practice दूसरा चीज़ होगा. Yes sir. है ना? और you can say integrating this knowledge that you have acquired with the current affairs, ये तीसरा चीज़. Yes sir. तो इन चीज़ों में अगर हम देखें तो इन तीनों में से how you have integrated these things with your mains preparation journey. I would say answer writing या फिर revision किस तरह रिवाइज करना ठीक रहेगा? Yes sir. सर मैं तो फुल लेंथ टेस्ट देता था, सेक्शनल मैं नहीं दिया था प्रीलिम्स के बाद। तो मेरा ये डिसाइड रहता था कि मैं 4-5 दिन का गैप रखूँगा हर एक पेपर में। तो मैंने सर प्रीलिम्स के टाइम पे ही कुछ कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स थे ना, उसको इतने अच्छे से पढ़ा था कि उसकी काफ़ी चीज़ें मुझे याद रहती थी, है ना। एंड काफ़ी चीज़ें जैसे कमिटी रिकमेंडेशंस, ये सब जो एक्स्ट्रा मेंस के लिए होते हैं, उसको मैं देख के जाता था। एंड जैसे न्यूज़ जो चल रही हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का न्यूज़ काफ़ी था उस टाइम पे, वो क्वेश्चन भी आ गया। तो अब इस तरीके से ये प्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। तो सर उसको ही रिवाइज़ किया अच्छे से एंड टेस्ट लगाया। टेस्ट में जो 5 दिन 4 दिन का गैप रहता था, एंड एक दिन में सर 2 टेस्ट देता था मैं, सुबह और दोपहर का, क्योंकि ऐसा ही यूपीएससी मेंस का टाइमिंग होता है। तो सुबह सर लगाता था जीएस के, शाम में करता था एंथ्रोपोलॉजी के। तो इस तरीके से सर मैं इस तीनों को इंटीग्रेट करता था एंड रिवाइज करता था, ये 3 दिन 4 दिन पे सर रिवाइज करते थे। ठीक है, ओके। सो suppose in this scenario where there is a lot of flow of sources information, आपको सोशल मीडिया से भी नोट्स मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, right? When there is a hope chop of information, yes sir, how you have managed to stay on course, to stick to the minimal? yes sir. सर ये तो है, मैं भी इसमें भटका हूँ कि काफ़ी नोट्स हैं, पीडीएफ तो काफ़ी हैं, है ना। एंड तो इसमें सर यही है, सर मुझे हमेशा ये चीज़ मेंस के टाइम पे भी ध्यान में आया सर, आपकी बात वो मुझे हमेशा याद रही है कि इंसान के पास जितना है उस पर काम करना चाहिए। तो मैंने कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को बोला कि जो है उसी पे काम करना है, एंड यही हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। तो मैंने सर लिमिटेशंस किए थोड़े, फ़ोन के जो आई थिंक टेलीग्राम ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलता है। तो सर फिर मैंने उसको लिमिट किया थोड़ा, कि मैं उस पर कम एक्टिव रहूँगा, ताकि मेरा माइंड उतना ज़्यादा नहीं करे। जो बेसिक है पहले वो तो कंप्लीट हो, वो कवर हो जाए, तो फिर देखा जाएगा कि अगर कुछ नया करना है। तो बेसिक है सर, क्योंकि वही रिवाइज़ नहीं हो पाता है, तो टाइम बहुत कम रहता है सर, रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा रहता है। मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक्स ठीक से कर लें तो आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यही अनिकेत मुझे लगता है कहना चाहते हैं। जी सर। अगर आप ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो आप भटकेंगे, और हो सकता है कि आपका जो स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन है वो डिसओरिएंट हो जाए, आप इधर उधर जाएं। सो स्टिक करना है, ठीक है। इंटरव्यू और प्रीलिम्स और मेंस, इन तीनों में सबसे टफेस्ट स्टेज कौन सी लगी आपको? सर मुझे सबसे ज़्यादा टफेस्ट, अगर एलिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सर प्रीलिम्स है,
ये बहुत ऑब्जेक्टिव है एंड सर इसमें एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इसमें आप आउट हो जाते हो तो 1 साल आपको साइकिल हो जाता है। एंड मेंस ऐसा है सर कि मेंस अगर किसी ने डिसेंट इनफ प्रैक्टिस एंड पढ़ा है एंड वो राइटिंग पे काम करता है तो मेंस प्रेडिक्टेबल है, क्वेश्चंस भी प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और क्लियर होने के चांसेस मेंस में हैं। बट उसमें मेहनत ज़्यादा है क्योंकि उसमें 9 पेपर्स हैं हमारे हिंदी मिला के सर। तो इस वजह से वो थोड़ा फिजिकली एंड मेंटली लोगों को काफ़ी ये चेक करता है मेंस का पेपर। बट इंटरव्यू ऐसा है सर जो मुझे पता चला कि इंटरव्यू में बहुत अनसर्टेनिटी है एंड जो लोगों से सुनता था कि अच्छा भी जाएगा तो नंबर आते हैं नहीं आते हैं, बुरा भी जाएगा नंबर आते हैं नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें थी। तो बस उसमें मैं यही सर आपसे सीखा था कि वैन अगर कोई बड़े लीडर का भी इंटरव्यू लिया जाए अगर अभी तो वो भी नर्वस हो जाएंगे, उनसे भी चीज़ें गलतियाँ हो जाएंगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि बड़े लोगों का ऐसा हो सकता तो मैं तो फिर भी अभी छोटा ही हूँ, तो बस फ्लो में जाना है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके लिए जो करनी चाहिए उसको कर लेते हैं एंड बाद बाकी जो होगा अपना बेस्ट दिया जाएगा। गुड गुड Yes, गुड। sir. सो अनिकेत कह रहे हैं कि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा डर लगता है और मेंस मैनेजेबल है क्योंकि यहाँ पे यू कैन प्रिडिक्ट द पेपर। प्रीलिम्स में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोज 100 क्वेश्चंस इन जीएस स्पेशली दे कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, है ना, और थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा तो इट मे मेक द क्वेश्चन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। इंटरव्यू इज एज एवरीबडी सेज Yes, sir. अनसर्टेनिटी का लेवल Yes, sir. ज़्यादा होता है। Yes, sir. ठीक है। सो मेंस जो होता है कि एक ऐसा पेपर है जहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में होता है। Definitely. अगर आपने प्रिपेयर किया इट मे बी चैलेंजिंग, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल यू कैन क्वालिफाई दिस। Yes, sir. व्हाट इज द रोल ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स इन मेंस? यस सर। सर आंसर राइटिंग आपको 2 फ्रंट पे हेल्प करता है। पहला टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पेपर कंप्लीशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा आपको एक क्वेश्चन को 10 मार्कर 15 मार्कर जैसे जीएस में होते हैं तो 7 मिनट 10 मिनट ये होता है। आपको उसमें सोचना भी है, आपको उसमें थोड़ा सा इमेजिनेटिव भी बनना है कि उसमें कुछ क्या डायग्राम फिट हो सकता है, क्या क्या कुछ फ्लो चार्ट आ भी सकते हैं क्या, तो वो आपको 7 मिनट के अंदर अंदर ही कवर करने हैं। अगर उसमें डिले हो गया तो किसी दूसरे क्वेश्चन के क्वालिटी या क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये चीज़ सर आंसर राइटिंग काफ़ी हेल्प करती है, मुझे लगा सर। आपके प्रैक्टिस में हेल्प हुई? जी सर। ठीक है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी थी, जो आपने पढ़ाई की, Yes, sir. सो इसका कोई फ़ायदा मिला आपको जीएस की आंसर राइटिंग में, ऐसे में किसी तरह से कोई फ़ायदा मिला हो? सर डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी का पेपर सर काफ़ी हेल्पफुल रहा है। सबसे एक एग्जांपल देता हूँ सर। लास्ट ईयर 2023 में एक ओरांगुटान का क्वेश्चन आया था। वो मेरा सही हुआ था क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी सर हमने पढ़ा है एंड काफ़ी यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछती, क्रिस्पर cas9 एंड एग्जाम्पल सो एंड सो। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, जीन एडिटिंग टेक्निक्स। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। मेंस में तो ऑब्वियसली GS3 में ये हेल्पफुल होगा ही। ट्राइबल इंडिया जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सोसाइटी के बारे में भी पढ़ते हैं। वहाँ पे इंडियन सोसाइटी है, पेपर 2 हमारा कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, तो वो इनहेरेंटली GS1 में हेल्पफुल होगा। GS2 में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर आ गया तो हम लोग वहाँ से भी चीज़ों को करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी का तो वहाँ पे है। इट्स अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट सर। Good, good. So, my purpose is asking this is, suppose you have learned something, like, in anthropology, how you think, right? How you prepare, you look at every social phenomena, every cultural phenomena, or any phenomena from a holistic lens. Yes, sir. So, has it shaped your perspective, your viewpoint to understand the GS papers, to understand your essay paper, to understand your maybe ethics paper or your interview questions? सर डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी होलिज्म पे तो काम करता ही है। तो जब पेपर को भी देख रहा था, क्योंकि इनिशियली जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें नहीं पता कि अच्छा लिख रहे हैं ख़राब लिख रहे हैं, नंबर तो आ नहीं रहे और उसमें लगता है कि क्या चीज़ें कर सकते हैं। जो कमेंट्स मिलते हैं उसमें चेक हो करके तो तब हमें पता चलता है कि हमें 360 डिग्री पे काम करना है। अगर कहीं पे पॉजिटिव भी बता रहे हैं
तो नेगेटिव भी बताना है, इवन उसके सॉल्यूशंस भी बताने हैं। तो एक सिविल सर्वेंट का भी यही जॉब है, किसी के पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सॉल्यूशंस भी बताने हैं। तो ऐसे में भी यही काम होता है। एंड इसी तरीके से सारे जीएस पेपर्स में भी यही, क्योंकि हर एक कीवर्ड्स होते हैं सर, एग्जामिन, इलुसिडेट, हर एक कीवर्ड्स के अपने अपने मायने होते हैं। तो उस कीवर्ड्स के क्वेश्चंस के अगर एंथ्रोपोलॉजी से अगर वहाँ से थोड़ा सा लिंक लें तो बिल्कुल सर वहाँ से वही समझ सकते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव में चीज़ों को बताना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे अपने को ये भी शो करें कि हाँ, एक सिविल सर्वेंट की नज़रिए से भी मैं आंसर कर रहा हूँ इस चीज़ों को। गुड। सो आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक और कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ प्रिकॉशन बताना चाहें, तो वो क्या होगा? सर मैं यही एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपने बेसिक सोर्सेस हैं, जो स्टार्टिंग से सारे एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं, उसको जितने हो सकता है उतने अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करें, ताकि जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकें। एंड इजी क्वेश्चंस सही अगर हो जाते हैं तो वो आपको ऐसे ऑटोमेटिकली ज़्यादा नंबर देंगे। एंड फिर जो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस पे काम करें। एंड फिर जो है सोर्सेज जो हैं करंट अफेयर्स के भी हो गए, या फिर कोई XYZ अगर PDF भी हैं, तो कोई एक जिसमें आपको लगता है कि ट्रस्टेबल है या चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं, बस उतना ही करें। मतलब मुश्किल से 1 या 2 वो काफ़ी होंगे, क्योंकि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी का पेपर वहाँ से होगा भी कि नहीं भी होगा। तो इसीलिए बेसिक सोर्सेज सर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अनिकेत कह रहे हैं बेसिक से स्टिक करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है और फोमो में नहीं आना है, इधर उधर नहीं भागना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट हियर, बट you should stick to your basics, your core, right? Very good, Aniket. It was wonderful talking to you. Yes, sir. And I wish you luck. I wish you my bestest wishes for your grand success in future. And you would be a wonderful civil servant. We all know. Thank you, sir. ठीक है. So all the very best, and all the very best to all of our listeners. Thank you. Take care. Thank you, sir.